अगर मैं आपसे कहूं कि इंडिया जो दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी है वो अपना घर चलाने के लिए रिश्तेदारों से उधार मांग रही है तो आप डेफिनेटली मुझ पे हंसोगे। लेकिन दोस्तों यही हो रहा है अभी इस वक्त पे। रुपया अपने रिकॉर्ड लो पे है। 96 रुपया का $1 हो चुका है। और जो तरीका सरकार और आरबीआई ने निकाला है इस प्रॉब्लम का वो बिल्कुल वही तरीका है जो 2013 में यूज हुआ था। एक बार तो ये काम कर गया, लेकिन अब सवाल ये है कि क्या ये दोबारा काम करेगा। इस पूरी वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आखिरी पॉइंट आपके पेट्रोल, आपके सोने और आपकी नौकरी तीनों से जुड़ा हुआ है। चलो पहले पूरी कहानी को सिंपल बना देते हैं। एक घर इमेजिन करो। इस घर की कमाई है एक्सपोर्ट्स, यानी जो चीजें एक घर दुनिया को बेचता है, और खर्चा है इसके इंपोर्ट्स, यानी जो चीजें बाहर से मंगवाई जाती हैं। अब प्रॉब्लम दोस्तों ये है कि इस घर की कमाई पिछले 4 साल से बढ़ी नहीं। इंडिया के गुड एक्सपोर्ट्स 4 साल से $445 बिलियन के आसपास अटके हुए हैं, लेकिन खर्चा वो बढ़कर $711 बिलियन का हो चुका है। मतलब कमाई वही की वही, लेकिन खर्चा आसमान पे। तो घर चलेगा कैसे? इसके दो रास्ते हैं। पहला, घर का बेटा विदेश में काम करता है और हर महीने पैसे भेजता है। इसे कहते हैं रेमिटेंसेस, और एनआरआईज ने इस साल $143 बिलियन भेजे हैं। दुनिया में इंडिया नंबर 1 पोजीशन में है रेमिटेंसेस के मामले में। और दूसरा रास्ता है, घर के एक हिस्से में ऑफिस खोल रखा है जो विदेशी कंपनीज के लिए काम करता है। यह है आईटी और सर्विसेज, जहां रिकॉर्ड $216 बिलियन का सरप्लस है। तो ऊपर से सब कुछ ठीक लग रहा है। डेफिसिट सिर्फ 0.6% ऑफ जीडीपी है। 2013 में ये 4.8% था। तो फिर टेंशन क्या है? टेंशन नंबर 1 है आपका सोना। इस साल इंडिया ने $72 बिलियन का गोल्ड इंपोर्ट किया। बाहर से आए हुए पूरे घाटे यानी डेफिसिट का 20% हिस्सा सिर्फ सोना है। अब सोचो, जब आपके घर में शादी होती है, मम्मी सोना खरीदती हैं और फिर उसको यूज करके तिजोरी में रख देती हैं। उनके लिए यह बचत है, लेकिन देश के लिए हर तोला सोना जो हम खरीदते हैं उसके बदले में डॉलर बाहर जाते हैं, और वो डॉलर कभी वापस नहीं आते, क्योंकि सोना ना फैक्ट्री चलाता है ना नौकरी देता है, वो बस लॉकर में पड़ा रहता है। रिकॉर्ड प्राइसेस के बावजूद डिमांड कम नहीं हुई दोस्तों, बल्कि 24% से गोल्ड की बढ़ गई। ये एक स्ट्रक्चरल ड्रेन है, एक ऐसी सुराख जिससे डॉलर लगातार बाहर बह रहा है। लेकिन असली कहानी दोस्तों सोना नहीं है, असली कहानी है इन्वेस्टर्स का भरोसा। देखो, एक घर के लिए सबसे अच्छा पैसा कौन सा होता है? वो जो कोई पार्टनर लगाए, जो बोले मैं तुम्हारी दुकान में हिस्सेदार बनूंगा, पैसा भी लगाऊंगा और सालों तक साथ रहूंगा। देश के लिए ये होता है एफडीआई, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। कंपनीज फैक्ट्रीज लगाती हैं, नौकरियां बनती हैं और पैसा रुकता है। अब नंबर सुनो, कभी इंडिया में हर साल 36 से $44 बिलियन का नेट एफडीआई आता था। अब नेट एफडीआई का मतलब क्या हुआ कि कितना पैसा हमारे देश में आया माइनस कितना पैसा बाहर गया। तो इस साल कितना आया? सिर्फ $6.9 बिलियन, प्रैक्टिकली जीरो। और मजेदार बात तो यह है, विदेशी कंपनीज ने इंडिया में पैसा लगाना बंद नहीं किया, लेकिन इंडियन कंपनीज खुद अपना पैसा बाहर ले जा रही हैं और पुराने इन्वेस्टर्स अपना प्रॉफिट वापस से निकाल रहे हैं। मतलब पार्टनर दुकान भी छोड़ रहा है और ऊपर से शेयर मार्केट वाले फॉरेन इन्वेस्टर्स ने भी इस साल अपना पैसा बाहर निकाला, जिसकी वजह से घर का रिजर्व जो हमारी एफडी है वो $728 बिलियन से गिर के $682 बिलियन पे आ गई। रुपया गिर के 96 पार हो गया और ईरान अमेरिका वाली टेंशन ने ऑयल को और महंगा कर दिया। अब आता है वो जुगाड़ जिसके बारे में मैंने शुरू में बात करी थी। जब पार्टनर पैसा निकाल रहा हो तो आरबीआई ने कहा कोई बात नहीं, रिश्तेदारों को फोन लगाओ, मतलब एनआरआईज को। स्कीम का नाम दिया FCNRB डिपॉजिट। सिंपल भाषा में एनआरआई अपने डॉलर इंडिया के बैंक में रख सकते हैं और उनको मिलेगा 6 से 7% का ब्याज, जबकि पहले मिलता था सिर्फ 3.5 से 4%। इतना ज्यादा कैसे? क्योंकि करेंसी के उतार चढ़ाव का पूरा रिस्क आरबीआई ने अपने सर पे ले लिया है। इसे फ्री इंश्योरेंस की तरह समझो। और एक बात जो आपको शायद हैरान कर दे, विदेशी बैंक्स भी एनआरआईज को रोकने के लिए स्कीम लगा रहे हैं कि तुम $1 हमारे पास रखो, हम तुम्हें $19 तक का उधार दे देंगे उसी डिपॉजिट पे खेलने के लिए। 19 गुना दोस्तों, ऐसी डील आम आदमी को जिंदगी में नहीं मिलती। और सरकार को यह भी उम्मीद है कि इस FCNRB स्कीम से 70 से $75 बिलियन आएंगे और रुपया संभल जाएगा। और शायद संभल भी जाए। 2013 में बिल्कुल यही किया था और तब यह काम कर गया था।
लेकिन अब वो बात जो कोई आपको नहीं बता रहा, ये पैसा दोस्तों उधार है। पार्टनर का लगाया पैसा दुकान में रुकता है, लेकिन रिश्तेदार का उधार ब्याज समेत वापस देना पड़ता है। और इस स्कीम का सारा पैसा एक साथ 2030-31 के आसपास वापस मांगा जाएगा। एक बंच्ड रीपेमेंट बॉम्ब जो आज से 5 साल बाद फटेगा। ऊपर से आरबीआई ने करेंसी संभालने के लिए जो सौदे कर रखे हैं, उनमें वो पहले से $95 बिलियन की कमिटमेंट करके बैठा है, जिसमें से $45 बिलियन अगले इस साल चुकाने होंगे। मतलब पिक्चर ये है, बीमारी है एफडीआई ना आना, और इलाज जो हो रहा है वो पेन किलर से हो रहा है। दर्द अभी रुक जाएगा, लेकिन बीमारी 2028 तक से पोस्टपोन हुई है, ठीक नहीं। तो आप पूछोगे भाई मेरा क्या? इधर 3 चीजें हैं। पहला, अगर रुपया फिर से फिसलता है तो पेट्रोल, मोबाइल, लैपटॉप, विदेश की पढ़ाई सब कुछ महंगा होगा। दूसरा, सोना और चढ़ेगा, और जितना भी हम खरीदेंगे उतना ही रुपये पे प्रेशर बढ़ेगा। और तीसरा, जो सर्विसेज और जीसीसी मतलब ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर बूम इंडिया को बचा रहा है, उनसे जो नौकरियां बन रही हैं, वही इस पूरी कहानी के असली हीरो हैं। इंडिया डिफॉल्ट नहीं होने वाला, घबराओ मत, लेकिन फर्क समझना बहुत जरूरी है दोस्तों, स्टेबिलिटी और उधार की स्टेबिलिटी में। अगला टेस्ट ये है कि पार्टनर वापस आते हैं या फिर नहीं। अगर ऐसी ही कहानियां चाहिए जो अखबार के पेज 4 पे छुपी होती हैं, तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो अगर मजा आया हो तो, और शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस में। टिल देन टेक केयर, स्टे स्मार्ट, जय हिंद।